अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जो है सरकार कुछ बड़े कदम उठाने जा रही है। बड़े कदम क्या है? यहाँ पे माइंस एंड मिनरल्स अमेंडमेंट बिल 2026 जो है वो लोकसभा में पेश होता हुआ दिखेगा आपको यहाँ पर। और अगर आप इसकी बारीकियों को समझाए तो मैं फिर उसके बाद अपने जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे हम लोग यहाँ पर राय ले लेंगे यहाँ पर। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये जो बिल है बेसिकली राज्यों के ज़रिए जो माइंस और मिनरल्स होते हैं उन पर लगाए जाने वाले टैक्स, सेस और दूसरे जो लेवीज होते हैं उसको सीमित करने का प्रस्ताव है, एक दायरे में रखने का प्रस्ताव है यहाँ पे। जो पुराने नियम हैं उनके तहत जिन टैक्स डिमांड की अभी तक वसूली नहीं हुई है उसको भी ख़त्म करने का प्रस्ताव किया जाएगा। अभी बिल जो है वो लोकसभा में पेश होगा और फिर उसके बाद आगे की प्रक्रिया होती हुई दिखी और उसके बाद ही देखिए जो कानून बनता हुआ दिखेगा जब वो आगे की स्थिति होगी। यहाँ पे जो माइनिंग कंपनियों के लिए यहाँ पर टैक्स और रॉयल्टी जो कारोबार है उसमें एक बड़ी लागत होती है, ये इसका इम्पैक्ट साफ तौर पे आपको बैलेंस शीट में दिखता है। और कंपनियां ज़मीन से कोल, आयरन ओर, बॉक्साइड और दूसरे जो मिनरल्स होते हैं उनको निकालने के बाद सरकार को लॉयल्टी देती है यहाँ पर। तो इस लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये स्टॉक, इसलिए हम लोग जो है इसको कवर करने की कोशिश करेंगे इस खबर को। बेसिकली यहाँ पर सबसे पहले जो नाम निकल के आता है यहाँ पे कोल इंडिया का ही नाम निकल के आता है यहाँ पे। और कोल माइनिंग का जो है यहाँ पर हम सब जानते हैं जो इससे जो भी होता है कंपनी में कमाई जो राज्य के हिसाब से यहाँ पे लेवी लगती है, यहाँ पे कॉस्ट और प्रॉफिटेबिलिटी में जो है असर होता है। अगर ये जो चीज़ है कम हो जाती है, सीमित हो जाती है तो कॉस्ट और प्रॉफिटेबिलिटी पे साफ तौर पर असर दिखेगा। अंबाला मैम, इस फैसले को आप किस तरीके से देख रहे हैं अगर ये आगे तब्दील होता है कानून में तो यहाँ पर, क्योंकि अभी नहीं है इस तरह की चीज़ें, अभी तो सरकार जो है इसको लोकसभा में पेश करने जा रही है। तो कोल इंडिया को लेकर के आपकी सलाह रहेगी? देखिए, बहुमत की सरकार है और अगर कुछ ठाना है तो कर देती है। तो मतलब जैसे हम सेबी को बोलते हैं ना कि कंसल्टेशन पेपर्स आते हैं, ड्राफ्ट्स आते हैं, तो समय भले लगे लेकिन करते हैं वो उस काम को। अगर बात छिड़ गई है तो पूरी हो गई, ये बात आप मान के चले। मतलब मैं तो ये मान के चलती हूँ कम से कम। फिलहाल के लिए कोल इंडिया हो गया, जीएमडीसी हो गया, जितने भी माइनिंग के साथ मेटल सेक्टर की जो माइनिंग होती है ना, सो आप ये समझो ये माइनिंग ऐसी इंडस्ट्री है, ये मेटल्स ऐसी इंडस्ट्री है जिसके लिए हम क्या माइन करते हैं? कोयला माइनिंग का मतलब उसका जो सब्स्टिट्यूट है क्रूड का, कहने का मतलब है कि अपने जो इंपोर्ट बिल्स हैं कहीं ना कहीं हम उसको कंट्रोल करने की कोशिश करें, चाहे मेटल्स के ऊपर फोकस करके करें जो कि माइनिंग से निकलते हैं, या फिर हम लोग कोयले से, जो कि वैसे तो कई साल पहले बातचीत थी कि कोयले पर ज्यादा फोकस नहीं करें, रिजर्व्स हैं जो कि हम यूज कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ कुछ हद तक एज अ क्रूड सब्स्टिट्यूट जनरेशन के लिए, तब पावर प्लांट्स के लिए एंड ऑल। तो ये जो फोकस है ना, ये जो अपनी ज्योग्राफी के अंदर जो रिसोर्सेज है उनको जितना ज्यादा यूज किया जा सके, उसको प्रोत्साहन, उसको पुश देने के लिए, उसको और ज्यादा इंसेंटिवाइज करने के लिए ये कोशिश है। सो पॉजिटिव जाएगी ये बात। अब इसके बेनिफिशियरी कौन कौन हो सकते हैं? डेफिनेटली कोल इंडिया, जीएमडीसी, एनएमडीसी स्टील वाली जो सेगमेंट है, और आप साथ में देखेंगे कि जो मेटल की जो कंपनीज है जैसे कि हिंद कॉपर, हिंदुस्तान कॉपर, देन आपका VISL, ये सारी कंपनीज पर भी फोकस बढ़ेगा। यानी कहने का मतलब मेरा सिर्फ इतना सा है, आज हम 10 अगस्त 2026 में बात करें, 10 अगस्त 2026 में, आज से 3 महीने और यहाँ से 6 महीने टोटल, मतलब बाय दिस ईयर मेटल्स में और माइनिंग के स्टॉक्स पर फोकस रहेगा, बढ़त दिखेगी हमको आज की प्राइसेस पर काफी अच्छी खासी। तो अगर आप चाहें तो इन पर थोड़ा अपने पोर्टफोलियो का वेटेज बाय अकॉर्डिंग टू योर फाइनेंशियल एडवाइजर या फिर अकॉर्डिंग टू रिस्क एपेटाइट, चाहे तो थोड़ा सा ओवरवेट भी हो सकते हैं। मैं CMPDI का नाम भी यहाँ पे लूंगी लेकिन रिकमेंड नहीं करूंगी क्योंकि वो मैं पर्सनली मेरे होल्डिंग्स में है। बट CMPDI भी अगर जितनी ज्यादा माइनिंग्स की बात होगी, जितनी ज्यादा माइनिंग प्लानिंग्स की नई चीजों की बात होगी, इसके ऊपर फोकस बढ़ेगा। सो दिस इज काइंड ऑफ इन बिटवीन प्रोसेस में आती है ये कंपनी। इसी और बहुत ज्यादा उसके लिए व्हाट डू वी कॉल इट, बहुत ज्यादा उसके लिए कंपटीशन है नहीं, तो वो एक एब्सोल्यूट मोनोपोली कंपनी के तौर पर निकल के आ जाती है इन टर्म्स ऑफ कंसल्टिंग फर्म। बाकी जो नाम हमने लिए उसमें प्रोडक्ट में बूस्ट मिलने की वजह से उनमें बढ़त होगी, तो बिल्कुल ये जगह है, खरीदना चाहिए। कोल इंडिया हुआ, जीएमडीसी हुआ, एनएमडीसी हुआ। जी ठीक है। यहाँ पे अब एनएमडीसी की मैं बात करना चाहूँगा रचित सर आपसे, क्योंकि आयरन और माइनिंग में है कंपनी बेसिकली, और जो लेवी का बर्डन कम कर अगर होता है यहाँ पर तो रियलाइजेशन के मुकाबले जो कॉस्ट एडवांटेज है वो मिलता हुआ दिखेगा एनएमडीसी को लेकर। सर आप किस तरीके से देख रहे हैं? आज भी एक अच्छा मोमेंटम है सर, क्या सलाह रहेगी आपकी?
देखिए हर्ष बाबू, इसमें मैं एक चीज कहना चाहूंगा। पहले हम टेक्निकल ग्राउंड्स पे बात कर लेते हैं। जिस तरीके से इसने अपना 50 डे मूविंग एवरेजेस को ब्रीच किया है, फर्दर अप मूव आपको आता हुआ देखने को मिल सकता है, जो कि इसको 90 रुपए और 90 रुपए के बाद 96 रुपीज तक जाता हुआ दिखा सकता है। ये बहुत नियर टर्म के टारगेट्स हैं। अच्छा, इसके साथ साथ मैं एक और चीज क्या ऐड करना चाहूंगा। आप देखिए कई कई जगह देर आर थिंग्स नॉट हैपनिंग इन द मैनर। जैसे आज सुबह की एक हेडलाइंस थी कि FCRA को नहीं ये प्रॉपरली अभी पुश कर पा रहे हैं। इस पर्टिकुलर बिल से क्या होगा ना, देर आर सम स्टेट्स विच माइट गेट लेस रेवेन्यूज, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम इनको फेस होता हुआ जरूर देखने को मिल सकता है। इस बिल को पुश करने के लिए डिले हो सकता है। अगर वो चीज होती है तो जितना भी आप यूफोरिया देख रहे हैं वो आपको कूल ऑफ होता हुआ दिखेगा। तो इसीलिए आई वुड नॉट प्रेफर जंपिंग द गन, और अगर पोजीशन है तो आप बिल्कुल अपनी मेंटेन करें। अगर नहीं है तो मैं कहूंगा 50% यहाँ पे बनाएं, 50% के लिए वेट कर लें, थोड़ा सा कूल ऑफ करें। 80 रुपए के आसपास, 78 से 80 रुपए के आसपास आए, वहां पे बनाइएगा। अदरवाइज अगर ये बिल आता है तो हायर लेवल पे भी पोजीशन बनाना एडवाइजेबल होगा, बट थोड़ा सा मिनिस्क्यूल चांसेस लग रहे हैं फॉर मी टू अंडरस्टैंड फॉर इट टू गो थ्रू। ठीक है। और बिल्कुल देखिए, हम लोगों ने आप अपने दर्शकों को ये कहा, क्योंकि हर बार मैं ये कहता हूँ कि हमारा काम है अपने दर्शकों को, अपने जो ट्रेडर बंधु हैं या फिर अपने जो यहाँ पे निवेशक, उनको खबर बताना वक्त रहते हुए, ताकि उनको जो सही लगे वो फैसला ले। अब ये बिल पास होगा नहीं होगा, आगे चल के जो भी चीज़ें होंगी वो हम लोग आपको बताएंगे खबर के रहते हुए। लेकिन हाँ, ये है कि बोनस की यही कोशिश रहती है कि आपको समय पर खबर देने की और उसके इम्पैक्ट को पहले बताने की यहाँ पर। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, और उसके बाद अंबाला मैम वेदांता पे चर्चा करनी ज़रूरी है, क्योंकि ये भी कंपनी है यहाँ पर, और एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन और मिनरल्स सब हम लोग जानते हैं यहाँ पे, और अच्छा खासा डाइवर्सिफाइड इसका पोर्टफोलियो है मैम। माइनिंग सेगमेंट में अगर इस तरह की चीज़ें होंगी तो जाहिर सी बात है वेदांता भी इस लिस्ट में आएगा मैम। एल्यूमिनियम भी आएगा यहाँ पर, आयरन ओर भी आएगा यहाँ पर। तो इस पूरे पैक पे लेके क्या सलाह रहेगी? मैंने बीआईएसएल का नाम दे दिया था वैसे बीच में, जी और हिंदुस्तान जिंक का, ये सब नाम इसीलिए लिए थे क्योंकि ये 3 महीने से 6 महीने के लिए ना ओवरवेट इंडस्ट्री है। अगर आप पोर्टफोलियो में इसमें ओवरवेट समझना चाहे तो मैं तो पॉजिटिव हूँ। और 1 महीना हो गया जब मैंने शायद आप थे नहीं, लेकिन रचित जी थे, जब मेटल्स को लेकर के, मेटल्स को वैसे भी पिघलने के लिए ज्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है, तो यहाँ पर वो टेम्परेचर टाइम है। So I saw some comments on around that and you can note it। आप देख सकते हैं कि पिछले 1 महीने से मेटल्स परफॉर्म करना शुरू कर चुके हैं। कमेंट्स में इतने मत खो जाओ कि जो मूवमेंट है वो मिस हो जाए। तो राइमिंग सही है, कमेंट और मूवमेंट, लेकिन मूवमेंट को चेस करो ना कि कमेंट्स को। एनीवेज, बीआईएसएल की बात कर रही थी। लोअर लेवल जो 32-30 इस रेंज पे आया था, तो हर चीज रिकमेंडेशन दे दी है, और अभी भी मेरा जो बायस है यहाँ पर पॉजिटिव है, रेंजिंग फ्रॉम 42 अप टू 50 के टारगेट। तो जो बीआईएसएल वेदांता स्टील्स में हमको देखने के लिए मिल सकते हैं। करंट प्राइस जो 36 रुपए 97 पैसे का है, क्या यहाँ पर खरीदारी कर सके? अभी तो शायद सर्किट है, लेकिन या जब भी खुलता है अगर आप चाहें तो इसमें एंट्री बना सकते हैं। इतना भी लेट मत करो डिसीजन लेने में कि फिर महंगा पड़े डिसीजन। तो अगर लेना है डिसीजन तो टाइम से लीजिए, ताकि आप ना थोड़ा सा सही रिस्क रिवॉर्ड पर आपका काम बने, वही है एज। तो फिलहाल के लिए मैं तो बीआईएसएल पे पॉजिटिव हूँ, और 35 रुपए के आसपास 37 रुपीज की रेंज में भी मिलता है तो खरीदारी कर सकते हैं। डू मेंटेन योर स्टॉप लॉस एट 25 स्ट्रेट, इतना तो लगेगा। आप ऊपर कितना भी खरीदे, ये स्टॉप लॉस है जैसे स्टॉक को लग रहा है। तो 42 रुपए से 50 रुपए के टारगेट बाय दिस ईयर, कैलेंडर ईयर, मुझे लगते आ जाएंगे। बट अगर आपको ग्रोथ चेज करनी है, होल्ड इट इन योर पोर्टफोलियो एंड लेट इट परफॉर्म। ठीक है। अच्छा रचित सर, एक चीज़ मैं आपसे सुनना चाहूँगा, क्योंकि एक दर्शक है, उन्होंने बैक टू बैक क्वेश्चन भेजे हुए हैं, और ऐसे में ठीक है वो परेशान है, जिम्मेदारी हमारी बनती है यहाँ पर। पीएफसी आरईसी को वो जानना चाह रहे हैं सर। मैं दोनों कंपनियों के सर मैं लोन ग्रोथ देख रहा था, बहुत ही ठंडी रही हैं सर। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ आरईसी की, तो आरईसी की जो लोन ग्रोथ रही है वो 4% के आसपास, और पीएफसी की तो खैर 1% के आसपास रही है। हाँ, एसेट क्वालिटी में कोई बहुत बड़ा कंसर्न निकल के नहीं है, और आज जिस तरीके से पिटाई चल रही है पीएफसी की सर, हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, आप देखिए 5 से 5.5% जो है वो टूटता हुआ दिखा है यहाँ पे। आरईसी को देखें तो वहाँ पर भी जो है साफ तौर पे दबाव दिख रहा है। और पूरा मर्जर की भी अगर हम लोग बात करें सर, जो पूरा मर्जर अभी तक खबर निकल के आई है 2027 अप्रैल 2027 तक जो है ये मर्जर होता हुआ दिखेगा पीएफसी को लेकर। यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं सर, ये गिरावट क्या वजह आपको लग रही है, क्यों इतनी एकदम से एकदम भयंकर ये गिरावट आई है, और आगे की स्थिति के बारे में प्लीज सजेस्ट कीजिए सर।
देखिए हर्ष बाबू, इसीलिए ना हम हमेशा एक चीज बोलते आए हैं, और मैं वापस से इस बात को रिपीट करूंगा, प्लीज डू नॉट फॉलो द मोमेंटम, प्लीज डोंट जंप द गन, प्लीज डोंट ब्लाइंडली बाय इनटू द न्यूज। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जब ये न्यूज आई थी तब भी हमारा यही स्टैंड था कि अगर आप हायर लेवल्स पे प्रॉफिट बुक करना चाहें, बुक करें। लाइक अभी जैसे कि मैंने एनएमडीसी की बात करते हुए कही आपको ये बात कि डोंट गेट इन ब्लेजिंग ऑल द गन्स, बिकॉज अभी मोमेंटम आपको बिल्डअप होता हुआ दिख रहा है। और यूजुअली हम जब फंडामेंटल से दूर हो जाते हैं तो मोमेंटम चेस करने के चक्कर में हम हायर लेवल पे ट्रैप हो जाते हैं। अब आप अगर परेशान हो रहे हैं तो देखिए, मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा, मेरे को आपकी परेशानी का कोई सोल्यूशन अभी दिख भी नहीं रहा है। जिस तरीके से पीएफसी पोजीशनड है, मुझे इसमें फर्दर डाउनसाइड दिखता है। अगर आया, और मैं वापस रिआइटरेट करूंगा, अगर आया, क्योंकि हो सकता है कि वो लेवल्स भी आपको ब्रीच होते हुए दिखें, तो सपोर्ट आएगा 378 का। 378 लेवल्स भी अगर इसने ब्रीच कर दिए तो 350 लेवल्स पर आता हुआ आपको ये दिखेगा। आई एम टोटली आउट ऑफ दिस स्टॉक। आपको मैं एक ही राय दूंगा, हायर लेवल पे एग्जिट करिए। ये न्यूज डेवलपमेंट जितना भी आपको होता हुआ दिखता है, व्हेन इट इज कंसर्निंग टू गवर्नमेंट, कितनी बार हम प्रॉब्लम में आते हुए देख रहे हैं। और इसका मैं जीता जाता आपको एक और एग्जांपल दे देता हूं, रेलवे। आई एम अल्ट्रा बुलिश ऑन रेलवे, आई गॉट स्टक इन रेलवे। बोनस परिवार के वो सारे सदस्य जो मुझे फॉलो कर रहे हैं वो समझ रहे होंगे मैं क्या बात कह रहा हूं। गवर्नमेंट नहीं अनाउंस कर रही है, देयर वाज अ टाइम अनाउंसमेंट्स आ रहे थे, अब नहीं कर रही है, तो फंस गए हम लोग। वैसे ही जब आरईसी पीएफसी की बात हुई तब भी हमने ये कहा। अभी अगर मैं आरईसी की बात कर लूं, मुझे कोई सपोर्ट नहीं दिख रहा है इसमें। द बेस्ट पॉसिबल सपोर्ट जो मेरे को दिखता है वो 336 रुपए पे है, और अगर उसको ब्रीच कर दिया तो 305 रुपए तक ये आ सकता है। इट्स अ क्लियर केस अवॉइड। थोड़ा सा ना फंडामेंटल्स को अप्रोच पहले किया करिए, उसके बाद मोमेंटम देखेंगे तो आपकी स्टॉक ट्रेडिंग थोड़ी सी वर्थवाइल हो जाएगी। बिल्कुल। और एक बार फिर मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि हम लोगों ने सुबह भी बताया था यहाँ पर कि निफ्टी में बदलाव होते हुए दिखेंगे आपको। निफ्टी 50 में बीएससी इंक्लूड होता हुआ दिखेगा निफ्टी 50 में, और विप्रो जो है वो एक्सक्लूड होता हुआ दिख सकता है यहाँ पे। हो सकता है कि शाम तक नोटिफिकेशन और तमाम चीज़ें आती हुई दिखें यहाँ पर, तो उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे यहाँ पे। लेकिन आगे जो है बढ़ना है हमको, और यहाँ पर अंबाला मैम टाटा स्टील के ऊपर मैं आपसे नज़रिया जानना चाहूँगा। कैप्टिव आयरन माइनिंग, आयरन ओर, और ख़ासतौर पर जिस तरीके से यहाँ पे प्रोडक्शन है कंपनी का रॉ मटेरियल को लेकर, मैम ये खबर इस कंपनी के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। यहाँ पे आज अच्छा मोमेंटम है यहाँ पे स्टॉक के अंदर, क्या मानना है आपका? जस्ट वन सेकंड, आपने मुझे कौन सी कंपनी दी? मैम टाटा स्टील, मैम स्क्रीन के ऊपर मैम। यस मैम। ओके ओके, टाटा स्टील तो आई मीन फाइन, बाइंग है ऑलरेडी, 1 मंथ हो चुका है इससे बाइंग के, और ज्यादा पुराना नहीं है, कहने का मतलब अभी कुछ छूटा भी नहीं है। सो 192 के आसपास ही है। बाइंग आई थी अभी पिछले महीने जो थी वो 185 के पास ही थी, तो कुछ खास नहीं छूटा अभी आपसे। सो इफ यू आर लुकिंग फॉर अ फ्रेश बाय, एज वी ऑलरेडी सेड कि जो मेटल्स में काम करने वाली, माइनिंग में काम करने वाली कंपनीज है उनके ऊपर फोकस रहेगा। सो दिस इज वन ऑफ देम। तो अगर आप बिल्कुल इसमें 210 220 के आसपास गया मैम, ये फिर वापस घूम गया मैम। ये एक लंबा इसमें है दिक्कत कि वो आता है ऊपर चढ़ता है फिर नीचे आ जाता है जी। This is how the price moves, Archie. Yes. I mean, and इससे ही कुछ लोगों को प्रॉफिट मिलता है, कुछ लोगों को नई एंट्री मिलती है। सो हर बार नया नया एक फेज आता ही रहता है। तो अभी फिलहाल के लिए मुझे तो अच्छा लग रहा है, माई पर्सनल बायस दैट आई एम लाइकिंग इट। और 192 के आसपास में है फिलहाल के लिए। आप इसमें 170 का स्टॉप लॉस लगाइए, छोटे टारगेट चेस मत करो, बिकॉज ये जो न्यूज है, ये जो पूरा इंडस्ट्री है, अगर इस बार निकली तो जो हाईज बने हैं इस साल के ऑलरेडी उनको बीट करेगी, उनको ब्रीच करेगी एक्चुअली। तो करीब करीब आपका पहला टारगेट यहाँ से 235 का होना चाहिए, एंड सेकंड शुड बी 250, एंड इट शुड नॉट बी आपका जो नजरिया है, आप दिसंबर तक तो होल्ड करिए, कम से कम 5 महीने हैं आपके पास में। उसके बाद के टारगेट रिवाइज किए जाएंगे, रिवाइज कर लेंगे। अभी के इस प्राइस पॉइंट पर तो एंट्री कर सकते हैं। इट्स लुकिंग वेरी गुड, अलोंग विद सेम, अलोंग विद हिंडाल को थोड़ा सस्ता होने दो, बट टाटा स्टील, सेल, हिंदुस्तान कॉपर, हिंदुस्तान जिंक, जीएमडीसी, एनएमडीसी, सारे ऐसे काउंटर है जो कि आज के प्राइसेस पर भी बढ़िया लग रहे हैं। ठीक है मैम, आपकी बातों से तो सुनकर एक निवेशक को लगे कि सब कुछ भर लो। मैम जो कह रही है आज के प्राइस के हिसाब से 5-6 जैसे बहुत सारे हैं ना, जैसे हिंडाल को महंगा उसको छोड़ दो, ये वाले वो स्टॉक्स हैं जो आज के प्राइस पर अच्छे हैं। अच्छा रची सर, आपको भी मानना है सेल को लेकर मैम जो कह रही है? मुझे क्या लग रहा है हर्ष बाबू, ये डिस्कशन ओवर होने के बाद ना एक बार मेरा मार्केट व्यू ले लीजिएगा।
आपको मेरा पूरा बाइंग इंटरेस्ट समझ में आ जाएगा कि क्यों उतना रिलक्टेंट मैं हो रहा हूँ। हम्म। तो हम स्टील अथॉरिटी की बात कर लेते हैं। स्टील अथॉरिटी जिस तरीके से अभी अपने आप को पोजीशन करता हुआ दिखा रहा है, बहुत ज्यादा उम्मीदें मुझे इससे भी नहीं है अभी। और मैं ये कहूंगा कि अगर आपके पास पोजीशन है तो बनाए रखें, अगर नहीं है तो ट्राई एंड स्टे अवे फॉर सम टाइम, क्योंकि हो सकता है आपको आने वाले दिनों में एक बार ये लोअर लेवल आता हुआ दिखा दे। और मैं समझता हूं इसके लिए करेक्ट एंट्री पॉइंट 166 से 172 की रेंज पे होगा। ठीक है, एक आयुष साहब हैं और एक सवाल पूछना चाह रहे हैं मैम जेपी पावर के ऊपर। मैम पूछ रहे हैं कि क्या किया जाए, अपना प्लीज व्यू सजेस्ट कीजिए। ओके, डन। जी और इनके पास कोई बाइंग वगैरह पहले मैम, से इन्होंने ऐसा कुछ कुछ नहीं भी बताया? शेयर नहीं किया अभी, तो फिलहाल के लिए कुछ भी शेयर नहीं किया मैम। ओके, खरीदना चाहते हो तो खरीद लीजिए, 18 रुपए के आसपास में ही है। 16 रुपए का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा, 20 रुपए से लेकर के 24 रुपए के टारगेट्स के लिए समय 3 मंथ्स का मिनिमम रखना चाहिए। और एक बार अटेम्प्ट कर रहे हैं तो बिल्कुल स्टॉप लॉस के साथ ही करिएगा, क्योंकि ये वो वाला मूवमेंट नहीं है। जो भी है स्टॉप लॉस एंड टारगेट्स गिवन, इसके साथ कंफर्टेबल हो तो बाय कर सकते हैं। अच्छा रचित सर, एक और सवाल लेना चाहूँगा मैं यहाँ पे। कह रहे हैं कि ग्रो खरीदा रखा है विजय जी ने, करीब 12,000 से ज़्यादा के शेयर्स खरीद रखे 200 के भाव पर। 1 से 2 महीने का नज़रिया है। सर व्हाई आर यू स्माइलिंग? क्वांटिटी और स्टॉक को सुन के। ओके सर, यस इज अ बिग नंबर। यस सर, प्लीज सर बताइए। बट दैट उनके हो सकता है उनके पोर्टफोलियो का 2% 5% हो। ये तो मैम ने तो- आपको कैसे पता मैम कि इतना 2-3% सो के आसपास होगा? दर्शकों के लिए भी ना एक छोटी सी सलाह है, अगर हो सके ना तो जब भी आप स्टॉक क्वांटिटी ये बताते हैं तो वेटेज ऑफ योर पोर्टफोलियो भी बताने से ना आइडिया मिल जाता है कि उस पे मतलब आप ओवर एक्सपोज तो नहीं है, तो सामने वाले को भी ना सलाह देने में आसानी होते हैं। रचित जी बेचारे परेशान हो जाएंगे ऐसे। जी जी ठीक है रचित सर, प्लीज ग्रो पे आप एक बार नजरिया रख दीजिए प्लीज। नहीं नहीं, बिल्कुल मुझे नहीं पता। मैम बिल्कुल सही कह रही है, मुझे ये तो नहीं पता कि इनके पोर्टफोलियो का साइज क्या है, मगर मुझे ये पता है कि मेरा लो कॉस्ट ब्रोकिंग और कुछ कुछ मार्केट एंटिटीज, और ये मैं समझता हूँ हर्ष बाबू हमने पहले भी शेयर किया है कि नाउ वी विल सी अ टेक्टोनिक शिफ्ट, वी विल सी अ कंप्लीट टेक्टोनिक शिफ्ट, लो कॉस्ट ब्रोकिंग। और जिस तरीके से आप देखें पूरी सिचुएशन बनती हुई दिख रही है इन टर्म्स ऑफ research entities, in terms of those offline trading platforms that we had, मैं उनमें अब बहुत ज्यादा बेरिश हो रहा हूँ। न्यू एज बिजनेसेस में पोर्टफोलियो मैनेजमेंट जो है, जो नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, वहां पे आपको तब भी एक सरफेस देखने को मिलेगा। ग्रो में हमने रिसेंट टाइम्स में एक मोमेंटम जरूर देखा था विद द आइडिया कि इनका कमोडिटी मार्केट्स में सिचुएशन सही बनती हुई दिखी थी, बट आप देखिए कहीं ना कहीं अब कमोडिटी मार्केट्स में भी टर्नओवर कम हो रहे हैं। ये सारी बातें मैं आपको क्यों कह रहा हूं? आई हैव बीन कंटिन्यूसली ग्रॉसली रॉन्ग ऑन ग्रो, आई हैव बीन वेरी बेरिश ऑन ग्रो। ग्रो के लिए मैं आपको यही चीज बोलूंगा, अगर आपके पास पोजीशन है, एक स्टॉप लॉस मैं आपको सुझा देता हूं 168 का। उन लेवल्स को ब्रीच करेगा तो आपको बहुत एक्सट्रीम पेन पॉइंट देखने को मिलेगा, उससे नीचे नहीं आपको देखना चाहिए। 200 रुपए के लेवल पे आपकी पोजीशन है, अगर आपको 206 से 216 की रेंज में एग्जिट मिलने का मौका मिले तो आप एग्जिट जरूर प्लान कर सकते हैं। अच्छा रजित सर, ये इसमें मेरा सेगमेंट में आखिरी सवाल होगा, फिर मैं आपसे मार्केट पे व्यू लूंगा सर एक, क्योंकि ये पूरा सेगमेंट हम लोग खत्म करते हैं JSW स्टील और जिंदल स्टील के ऊपर, इसके ऊपर भी प्लीज बता दीजिए यहाँ पर। JSW स्टील इज वन पर्टिकुलर स्टॉक आई हैव ऑलवेज बीन बुलिश, मैं अभी भी बुलिश हूं। अगर आपके पास पोजीशन है बने रहे, नहीं है तो मैं एक रेंज सुझा देता हूं आपको। कभी भी आपको किसी भी मार्केट करेक्शन में ये 1248 से 1268 की रेंज में देखिए पोजीशन बनाइएगा। इट्स अ स्लो एंड स्टडी रॉक सॉलिड स्टॉक। सबसे पहला जो लेवल मैं देख पा रहा हूं दैट इज 1380 के बाद 1440, टाइम ड्यूरेशन 2 तिमाही। JSW स्टील के बाद आपने कौन सा बोला था सर? JSW स्टील और साथ में जिंदल स्टील सर। जिंदल स्टील, जिंदल स्टील आप देखें ये भी एक्सट्रीमली गुड मोमेंटम, लोअर लेवल से इसने अपने आप को अच्छे से पोजीशन कर लिया है। हल्का सा एक सप्लाई पॉइंट है, वो मैं समझता हूँ आज के दिन आपको क्रॉस करता हुआ दिख जाएगा।
1124 लेवल्स को जैसे ये ब्रीच करेगा आपको फर्दर अपमूव आता हुआ दिखेगा एंड 1200 वुड बी द फर्स्ट लेवल। 1200 के बाद बहुत कंफर्टेबली आपको आने वाले कुछ समय में 1264 लेवल दिखाने का दमखम रखता है। ठीक है, तो सर की तरफ से यहाँ पर राय निकल कर आ गई और अपने दर्शकों को सबसे पहले एक बार स्क्रीन पर रख देते हैं नई तेजी की तैयारी कहाँ हो रही है, कौन से स्टॉक्स हैं। यहाँ पर देखिए VI को लेकर रचित सर ने अपनी राय रखी और IFCI, सुजलॉन, GMDC, HFCL, हिमांशु सर ने बताया कि उनको क्या जो ये स्टॉक है पसंद आ रहा है। तो 11:30 बजे आप जाइए हमारे वीडियो सेक्शन में जाके इस सेगमेंट को देखिए। यहाँ पे जो आपके पोर्टफोलियो से जुड़े स्टॉक्स हैं उनके ऊपर चर्चा हो रही है और जो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि कहाँ तेज़ी बन सकती है, जहाँ पर संभावना दिख रही है, वो हम लोगों ने आपके सामने रख दिया। अब जो है मैं एक बार रचित सर आपके पास आना चाहूँगा। यहाँ पे एक सवाल मैं लेना चाहूँगा पहले अंबाला मैम और फिर मैं रचित सर आपसे मार्केट का व्यू ले लूँगा मैं आपसे। ये जो हमारे जो दर्शक हैं वो ला ओपला के ऊपर जो था वो पूछना चाह रही है कि ये जो है टारगेट दिया गया था यहाँ पर और इसके ऊपर क्या व्यू है। अंबाला मैम, हमारे जो दर्शक है परेशान हो रहे हैं, इसके ऊपर क्या आपका व्यू रहेगा? बात बिल्कुल सही है और इसमें जो टारगेट दिया गया था वो 200 रुपए का दिया गया था और मैंने ही ट्रेड दिया था जी। तो टारगेट तो आ गया, आप निकले नहीं। लेकिन फिलहाल के लिए व्हाट्सएवर द केस, अभी आप पहले तो ना प्लीज जिस दिन वीडियो देख रहे होते हैं तो उस ये भी देख लो कि एंट्री कब थी, कब दी थी, उसके बाद हुआ क्या, ऐसा ना हो क्या प्लेट एंट्री कर रहे हैं। सो एनीवेज अभी 193 पर है, स्टॉप लॉस रिवाइज कर लीजिए सभी लोग जो होल्ड कर रहे हैं या जो बाय करना चाहते हैं, बिकॉज इट्स अ बाय टुडे ऑल्सो। 175 का स्टॉप लॉस, 193 करंट प्राइस पर भी बाय कर सकते हैं। 10 अगस्त पे दोबारा बाइंग सजेस्ट कर रही हूँ। टारगेट जो यहाँ से पहला है वो 210 का है, 210 का है अब यहाँ से, और अगला टारगेट फिर आपका जाएगा 225 का। इसके बाद के टारगेट रिव्यू करवा लीजिए, 250 तक की उम्मीद है। तो फिलहाल के लिए करंट प्राइस पर भी बाय, जिनके पास है होल्ड, स्टॉप लॉस टारगेट दे दिए। ठीक है, अब रचित सर मैं आपके पास आ जाऊंगा। सर जी सर बताइए, क्योंकि दर्शक जो है बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि आपका मार्केट के ऊपर क्या व्यू है सर, बताएं। देखिए इस हफ्ते के लिए मार्केट का व्यू, आपने लाल टाई पहनी, मैंने पहनना छोड़ दिया क्योंकि बहुत झाड़ सुन चुका हूं मैं उसको लेके, बट है लाल टाई के फेवर का। 23,600 प्लस लेवल्स पे हम चल रहे हैं। आई सी अ वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस कमिंग इन 24,780। वहां पे जाने के बाद आपको एक बार अपनी पोजीशंस बुक कर लेनी चाहिए। थोड़ा सा रेजिलियंस देखने को मिलेगा, मार्केट नहीं उन लेवल्स को क्रॉस करता हुआ दिखता एट द वेरी फेस ऑफ इट। इसके पीछे के दो कारण मैं आपको बता देता हूँ। एक तो द एम्बिग्विटी विच इज बिटवीन ओमान, ईरान एंड यूएस, वो अपनी ज्यों की त्यों बनी हुई है। सब जगह अलग अलग अनाउंसमेंट्स आ रहे हैं। क्रूड आप देखें कूल ऑफ नहीं हुआ, ओवर द वीकेंड हायर लेवल्स पे चल रहा है। अगर थोड़ा सा कंफ्यूजन और एक्सकेलेट होता है क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद है, तो वापस आपको क्रूड पे थोड़ा सा स्पाइक देखने को मिल सकता है, विच माइट ड्रैग डाउन द मार्केट्स इवन फर्दर। उसके साथ साथ आप देखें, हमने अभी तक जो मोमेंटम देखा पिछले 2-3 हफ्ते का, दैट वाज आल्सो बैक्ड बाय द आइडिया कि निफ्टी के मेजर कंपनीज और स्मॉल कैप मिड कैप के मेजर कंपनीज का आपको रिजल्ट्स आते हुए दिखे थे। दिस इज अ वेरी रिजल्ट लाइट वीक दैट वी आर गेटिंग इनटू, और प्रॉब्ली जितना मैं सही याद कर पा रहा हूँ सिर्फ 3 निफ्टी की कंपनीज के रिजल्ट हैं। तो मुझे रिजल्ट बूस्ट, जी यस सर, 3 कंपनियों के, तो वो जो आपको रिजल्ट बूस्टर देखने को मिल रहा था वो भी मिसिंग होगा। और मेरे लिए सबसे बड़ा बूट डैम्पनर जो हम 900 950 लेवल से सबको बोलते हुए आ रहे हैं, मुझे उसमें बहुत बड़ा क्रैकडाउन आता हुआ दिख रहा है। और वो बैंक निफ्टी का, इफ आई एम करेक्ट, 14% वेटेज रखता है। मैं बात कर रहा हूँ HDFC बैंक की। 724 लेवल्स के नीचे ये क्लोजिंग आपको करता हुआ दिखे, मेजर क्रैकडाउन, मेजर पेन पॉइंट, ये बैंक निफ्टी को सफर करा रहा है, फर्दर सफर करा सकता है। और बैंक निफ्टी में अगर आपको ड्रैग डाउन मूवमेंट देखने को मिलेगा तो निफ्टी में भी ड्रैग डाउन मूवमेंट देखने को मिल सकता है। स्ट्रैटेजी क्लियर रखिए। 24,350 400 लेवल्स पे अगर मार्केट पोजीशनड है निफ्टी, और मार्केट में आप अपने पोजीशन लॉन्ग साइड रखें। हायर साइड 24,750 780 लेवल्स पे जाता है, एक बार पोजीशन बुक करें। कोई ऐसा फ्रेश ट्रिगर नहीं दिख रहा है जो 24,800 लेवल्स के ऊपर ब्रेकआउट देता हुआ दिखे, क्योंकि डेटा पॉइंट भी बहुत मिनिस्क्यूल आते हुए दिख रहे हैं इस हफ्ते। कोई बहुत ज्यादा बड़ा डेटा पॉइंट हमारे पास है नहीं, ट्रिगर नहीं दिखता। डाउनसाइड के ट्रिगर बहुत सारे हो सकते हैं, तो हायर लेवल पे आप कॉशियस अप्रोच रखिए। अच्छा मार्केट ने मोमेंटम दिया है रिसेंट टाइम्स में, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग लाजमी है। तो लो लेवल कहाँ तक इंटैक्ट है सर? देखिए 24,350 ये एक पहला क्रूशियल लेवल होगा।
अगर किसी भी कारणवश, क्योंकि देखिए वो है ना, जेफरीज की रिपोर्ट भी आई थी और हमें इस चीज को भूलना नहीं चाहिए। वो हो जाता है ना कि जब हम छोटे थे ना और पिटे हुए 15-20 दिन हो जाते थे तो सब कुछ बड़ा कूल लगने लग जाता था और मम्मी पापा भी वापस से बड़े कूल एक्ट करने लग जाते थे। फिर कभी कोई टेस्ट का रिजल्ट आता था या पड़ोसी हमें शिकायत कर देता था घर पे आके, तो फिर पिटाई हो जाती थी। तो भूलना नहीं चाहिए कि पिटाई अभी भी हो सकती है, धूम धड़ाका वापस हो सकता है। यूक्रेन फोरफ्रंट अलग आपका एक्टिवेट हो रहा है। डोंट गो ऑल इन ब्लेजिंग, थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच के साथ रहिए, क्योंकि अभी तक हम ईरान और अमेरिका की बात कर रहे थे। पिछले हफ्ते से मैं कंटिन्यूसली यूक्रेन साइड डेवलपमेंट भी बोल रहा हूँ कि उस पर थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग फोकस रखें। तो सर ने देखिए पूरी तरीके से बता दिया कि क्या स्थितियां जो है वो बनती हुई दिख रही हैं। मैं तो वही बोलूंगा, बचपन की यादें मत भूलिएगा कि पिटे हुए अगर 15 दिन होते थे तो पिटाई वापस नहीं हो सकती, हो सकती है और फिर बहुत दुख होता है। ठीक है सर, तो हम लोग देखिए अपने दर्शकों के साथ हैं। यहाँ पर बाजार ऊपर जाए या नीचे जाए तो हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, स्टीम पैनलिस्ट जो हैं, आपको समय समय पर राय देंगे, आपको बताएंगे आखिर करना क्या है। जहाँ तेज़ी में मौके बनेंगे वो बताएंगे, जहाँ अगर दबाव बनता हो दिखेगा तो वहाँ से भी बचाएंगे यहाँ पर। तो अंबाला मैम आपसे इन नटशेल ये बता सकते हैं कि पिटाई के पहले फ्रिज में रखी हुई सारी आइसक्रीम खा के खत्म कर लेना, क्योंकि उसके बाद वो भी नहीं मिलेगी। सर आइसक्रीम की बात मत किया कीजिए सर आप आइसक्रीम चलिए अंबाला मैम प्लीज़ डिस्क्लेमर शेयर कर दीजिए। राइट, तो अभी जितने भी स्टॉक्स पर अभी हमने बातचीत की है, देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। ऐसा कोई स्टॉक नहीं है जो मेरे पर्सनल होल्डिंग्स में है, बट कभी ना कभी हमने अपने मेंबर्स को या उनके पास एग्जैक्टली कोई रिकमेंडेशन हो सकती है। पास्ट परफॉर्मेंस चाहे कैसी भी हो, फ्यूचर में रेप्लिकेट होगी, देयर इज नो गारंटी। सो जो भी डिसीजन है आपके रिस्क एपेटाइट और फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह पर आपके रिस्क एपेटाइट को टॉप प्रायोरिटी पर रख के कीजिएगा। पास्ट परफॉर्मेंस वो हम बता चुके हैं ऑलरेडी। सेबी लाइसेंस एंड एसएम सर्टिफिकेट किसी भी तरह से प्रॉफिट की या फ्यूचर में अच्छे रिटर्न्स आएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं देता। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम अंबाला मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। रचित सर आपकी तरफ से भी प्लीज डिस्क्लेमर। जितने भी स्टॉक्स आपके चैनल में हमने डिस्कस किए उसमें पर्सनल पोजीशन, फैमिली पोजीशन, क्लाइंट पोजीशन हो सकती है। जितने भी स्टॉक्स आपके चैनल में डिस्कस किए वो कंपनीज, उनके प्रमोटर ग्रुप कंपनीज हमारे क्लाइंट हो सकते हैं। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी मार्केट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट और टेकिंग एनी ट्रेड in any of the scripts that we have discussed on your channel. Certification of NISM, SEBI and membership of all the exchanges do not guarantee the performance of the intermediary. Past performance do not guarantee or promise any future returns. धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।